गांव का एक बड़ा पुराना घर। सुबह का समय है और आंगन में हल्का कोहरा है। सुमित्रा चूल्हे पर लकड़ी जला रही है, जिससे घना धुआं निकल रहा है। सुमित्रा खांसते हुए और आंखों से पानी पोंछते हुए, हे भगवान, ये लकड़ियां भी गीली हैं। बहू को ऑफिस जाना होगा, जल्दी से चाय पानी कर दूं, वरना फिर से बुरा भला सुनाएगी। तभी पल्लवी कमरे से बाहर निकलती है। उसने रेशमी नाइट गाउन पहना है और हाथ में महंगा फोन है। वो धुआं देखते ही अपनी नाक सिकोड़ लेती है। पल्लवी चिढ़कर और ऊंची आवाज में, अरे ओ बुढ़िया, क्या सुबह सुबह इस घर को गैस चैम्बर बना रखा है? ये गंदा धुआं मेरे बालों और महंगे कपड़ों में घुस रहा है। कितनी बार कहा है कि इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल किया करो, पर तुम्हारी अकल तो उसी गोबर में धसी है जिसे तुम रोज उठाती हो। सुमित्रा सहमी हुई आवाज में, बहू, बिजली सुबह से नहीं है और इंडक्शन चल नहीं रहा। सोचा चूल्हे पर जल्दी से पोहा बना दूं, तुझे ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी ना बेटी। पल्लवी जोर से पैर पटकते हुए, बेटी मत कहो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे अनपढ़ और गंवार लोग शहर में हमारे यहां नौकरानी बनने के लायक भी नहीं होते। रमन ने पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें इस घर में रखा है। आज से याद रखना, मेरा खाना तुम नहीं बनाओगी। तुम्हारे हाथों से पसीने और उपलों की बदबू आती है, मुझे उबकाई आती है। सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रूधे हुए गले से बोलती है, बहू, हाथ गंदे हो सकते हैं, पर ममता तो मैली नहीं होती। रमन को बचपन से मेरे ही हाथ का स्वाद भाता है। तू इतना गुस्सा क्यों करती है? पल्लवी तिरस्कार के साथ, अपनी ये दकियानूसी बातें बंद करो और जाओ बाहर बरामदे की सफाई करो। और सुनो, आज के बाद अगर मेरे कमरे के पास भी दिखी तो तुम्हारा बोर या बिस्तर यहां से उठवा दूंगी। रमन, ओ रमन, जरा बाहर आओ। रमन कमरे से बाहर आता है। वो अपनी मां की भीगी आंखें देखता है, पर पल्लवी के गुस्से के आगे कुछ नहीं बोल पाता। रमन अपनी नजरें चुराते हुए, मां, पल्लवी सही कह रही है, इसकी शहर की बड़ी मीटिंग्स होती हैं। तुम जरा पीछे वाले स्टोर रूम में अपना सामान ले जाओ, वहां तुम आराम से अपनी पूजा पाठ करना। यहां धुआं होने से पल्लवी को एलर्जी हो जाती है। सुमित्रा फटी आंखों से अपने बेटे को देखती है। रमन, तू भी? जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी घर के अंधेरे कोने में मुझे धकेला जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरी पत्नी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूं। पल्लवी कड़क अंदाज में, बहस मत करो और चलो निकलो यहां से। अपना पुराना संदूक उठाओ और स्टोर रूम में जाओ। आज से इस घर की मालकिन मैं हूं और तुम यहां की काम वाली। सुमित्रा कांपते हाथों से अपनी फटी हुई चादर और पीतल का लोटा उठाती है और उस अंधेरे कबाड़ वाले कमरे की ओर चल देती है। पल्लवी पीछे से मुस्कुराती है और अपने फोन पर सहेली से गर्व से बात करने लगती है कि उसने अनपढ़ सास को उसकी सही जगह दिखा दी है। रात के सन्नाटे में, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, अचानक पल्लवी के कमरे से एक डरावनी आवाज आई। पल्लवी बिस्तर से नीचे गिर गई थी। उसका गला नीला पड़ रहा था और वो चाहकर भी रमन को आवाज नहीं दे पा रही थी। रात का सन्नाटा गहरा है और बाहर झींगुरों की आवाज गूंज रही है। पल्लवी अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए फर्श पर तड़प रही है। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर खिंच रही हैं और वो सांस लेने के लिए छटपटा रही है। रमन हड़बड़ाकर नींद से जागता है और लाइट जलाता है। पल्लवी, क्या हुआ? तुम ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हो? बोलो कुछ। पल्लवी का चेहरा नीला पड़ चुका है। वो अपना गला सहलाती है और इशारों में पानी मांगती है। रमन घबराकर उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का एक घूंट भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता। वो जोर जोर से खांसती है और सारा पानी बाहर निकाल देती है। सुमित्रा बगल के अंधेरे स्टोर रूम में फटी चटाई पर लेटी थी। बहू की खांसी की डरावनी आवाज सुनकर वो नंगे पैर दौड़ती हुई कमरे की चौखट पर आती है। सुमित्रा डरी हुई आवाज में, बेटा रमन, क्या हुआ बहू को? आवाज बहुत वैसी आ रही है जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। पल्लवी अपनी धुंधली आंखों से सुमित्रा को देखती है और इतनी तकलीफ में होने के बावजूद नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। वो रमन का हाथ पकड़कर इशारे से कहती है कि इस अनपढ़ औरत को यहां से बाहर निकालो। रमन गुस्से और घबराहट में, मां, तुम यहां क्या कर रही हो? पल्लवी को वैसे ही घुटन हो रही है और तुम यहां आकर भीड़ बढ़ा रही हो। जाओ अपने स्टोर रूम में, सुबह शहर से डॉक्टर बुलाऊंगा। सुमित्रा बेबसी से, पर बेटा, इसकी हालत देख, इसके गले की नसें नीली पड़ रही हैं। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये कंठ रुधिर लग रहा है।
मुझे जरा इसका माथा छूने दे। रमन चिल्लाते हुए, मां, हद होती है, तुम क्या हाथ लगाओगी? तुम्हें डॉक्टरी आती है क्या? पल्लवी शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे तुम्हारी इन पुरानी और गंदी बातों से चिढ़ है। जाओ यहां से और हमें शांति से रहने दो। सुमित्रा अपनी गीली आंखें पोंछते हुए वापस उस अंधेरे कमरे की तरफ मुड़ जाती है जहां कबाड़ रखा है। वो पूरी रात जागकर भगवान की मूरत के सामने हाथ जोड़कर बैठी रहती है कि उसकी बहू की जान बच जाए। सुबह होते ही शहर का महंगा डॉक्टर बड़ी मुश्किल से गांव पहुंचता है। वो पल्लवी की जांच करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, पर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। डॉक्टर सिर हिलाते हुए, रमन जी, ये मामला मेरी समझ से बाहर है। इनके गले में कोई रुकावट नहीं दिख रही, फिर भी सांस की नली बंद हो रही है। सारे टेस्ट कह रहे हैं कि सब ठीक है, पर मरीज की हालत मरणासन्न है। इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। पल्लवी बिस्तर पर पड़ी ये सब सुन रही है। उसका सारा घमंड, उसकी वो सोने की मेडल वाली डिग्रियां और उसका ऊंचा ओहदा आज उसे एक घूंट हवा दिलाने में भी नाकाम साबित हो रहे थे। रमन बदहवास होकर, डॉक्टर साहब, चलिए अभी निकलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूं। डॉक्टर खिड़की की तरफ इशारा करते हुए, रास्ता देखिए रमन जी, बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। गांव की नदी उफान पर है और पुल बह गया है। अब कोई भी गाड़ी गांव से बाहर नहीं जा सकती। हम यहां फंस गए हैं। रमन पल्लवी के हाथ पकड़कर रोने लगता है। डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए, ये सांस नहीं ले पा रही है। डॉक्टर, बेबसी से मेरे पास जो दवाइयां थी मैंने दे दी, पर शरीर उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। अगर अगले 2 घंटों में इनका गला नहीं खुला तो इनके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है। पल्लवी की आंखों में अब मौत का खौफ नाच रहा है। वो छत की कड़ियों को देख रही है और उसे अपनी वो हर बात याद आ रही है जो उसने सुमित्रा को कही थी। उसे याद आता है कि उसने सुमित्रा को अछूत कहा था और आज मौत उसे अछूत बना रही है। पल्लवी का शरीर अचानक अकड़ने लगता है। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है और डॉक्टर भी घबराकर पीछे हट जाता है। तभी सुमित्रा अपने हाथ में एक पुरानी काली हांडी और कुछ जड़ी बूटियां लेकर कमरे के अंदर बिना पूछे दाखिल होती है। क्या रमन उसे फिर बाहर निकाल देगा या मौत के इस तांडव को रोकने के लिए अपनी मां के पैरों में गिरेगा? कमरे में भारी सन्नाटा है। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की बूंदों का शोर और पल्लवी की घुरघुराती सांसों की डरावनी आवाज है। डॉक्टर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और रमन सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया है। सुमित्रा हाथ में एक पुराना तांबे का लोटा और पत्थर पर पिसी हुई हरी पत्तियां लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता है। सुमित्रा गरजती हुई आवाज में, हटो रमन, पीछे हटो डॉक्टर बाबू। मेरी बहू को अब तुम्हारी इन कड़वी सुइयों की नहीं, इस माटी की दुआ और मेरे पुरखों के नुस्खे की जरूरत है। रमन गुस्से और रने वाली आवाज में, मां, तुम फिर शुरू हो गई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये कोई जानलेवा इन्फेक्शन है और तुम ये घास फूस लेकर अंदर आ गई हो। चूंकि पल्लवी को तुमसे चिढ़ है, तुम उसे और परेशान मत करो, चली जाओ यहां से। सुमित्रा रमन की आंखों में आंखें डालकर चुप कर। रमन, जब तू छोटा था और तुझे काली खांसी ने घेरा था, तब इसी घास फूस ने तुझे मौत के मुंह से निकाला था। आज मेरी बहू की सांसें अटकी हैं, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती, चाहे मुझे इसके लिए यमराज के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। पल्लवी तड़प रही है। उसकी आंखों में अब वो पुराना घमंड नहीं, बल्कि गहरा खौफ है। वो बोल नहीं पा रही, पर उसकी कातर निगाहें सुमित्रा के हाथों में थमी उस पुरानी औषधि को देख रही हैं। सुमित्रा पल्लवी के सिरहाने बैठ जाती है और उसके माथे पर अपना खुरदरा हाथ रखती है। डर मत बेटी, तेरी ये अनपढ़ मां अभी जिंदा है। तूने मुझे घर की काम वाली समझा, पर मैंने तुझे हमेशा अपनी कोख का हिस्सा माना है। रमन, जरा चूल्हे की गर्म राख और एक सूती कपड़ा ला। डॉक्टर हैरानी से देखते हुए, देखिए अम्मा जी, मैं ये सब करने की अनुमति नहीं दे सकता। वैज्ञानिक रूप से यह गलत हो सकता है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। सुमित्रा डॉक्टर की तरफ बिना देखे ही, डॉक्टर बाबू, आपकी किताबी पढ़ाई यहां थक गई है, अब मेरा तजुर्बा बोलने दीजिए। जिस जमीन पर हम रहते हैं उसी की जड़ों में हर बीमारी का इलाज छुपा है। सुमित्रा ने पल्लवी के गले पर उन पिसी हुई पत्तियों का गाढ़ा लेप लगाना शुरू किया। इसके बाद उसने एक विशेष लकड़ी की धूनी दी, जिसका तेज धुआं
पूरे कमरे में फैल गया। पल्लवी को पहले थोड़ी घुटन हुई, लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने उसके तलवों पर कड़वे तेल की जोर जोर से मालिश शुरू की, पल्लवी का शरीर जो पत्थर की तरह अकड़ रहा था, वो धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। सुमित्रा बड़े प्यार से पल्लवी के कान में बुदबुदाते हुए, बेटी, लबा सांस ले, घबरा मत, अपनी इस मां पर भरोसा रख, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। पूरी रात सुमित्रा वहीं जमीन पर पल्लवी का पैर पकड़कर बैठी रही। वो हर आधे घंटे में एक विशेष अर्क की बूंदें पल्लवी के मुंह में टपकाती रही। रमन ने कई बार उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन सुमित्रा ने एक न सुनी। उसके लिए उसकी बहू की हर एक उखड़ती सांस एक चुनौती थी। बाहर बारिश की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी थी। सुबह के ठीक 4 बजे पल्लवी ने एक जोर का झटका लिया और उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो गईं। रमन और डॉक्टर घबराकर बेड के पास भागे। क्या सुमित्रा का नुस्खा काम कर गया था, या पल्लवी ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी? कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह गूंज रही है। रमन पल्लवी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। पल्लवी, आंखें खोलो। मां, देखो ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। डॉक्टर जल्दी से पल्लवी की नब्ज टटोलते हैं और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। रुकिए रमन जी, घबराइए मत, ये मौत की खामोशी नहीं, ये तो गहरी नींद है। पल्लवी का शरीर अब रिलैक्स हो रहा है। देखिए, इनके गले की वो नीली नसें गायब हो गई हैं। सुमित्रा पसीने से तरबतर है, उसका चेहरा थकान से पीला पड़ गया है, पर आंखों में एक चमक है। वो धीरे से अपने कांपते हाथों से पल्लवी के माथे से बाल हटाती है। उतर गया, जहर उतर गया, मेरी बच्ची की जान बच गई। अब ये घंटों सोएगी, इसे जगाना मत। सूरज की पहली किरण खिड़की के कांच को चीरकर पल्लवी के चेहरे पर पड़ती है। पल्लवी धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो किसी बहुत गहरे और अंधेरे कुएं से बाहर निकलकर आई हो। उसे अपने गले में वो भयंकर दर्द महसूस नहीं हो रहा। पल्लवी धुंधली नजरों से चारों तरफ देखती है और उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है। वहां सुमित्रा दीवार से टेक लगाए, फटी हुई चादर ओढ़े जमीन पर ही सो गई है। सुमित्रा के हाथ अभी भी पल्लवी के कंबल के एक कोने को थामे हुए हैं, जैसे नींद में भी वो अपनी बहू को छोड़ना नहीं चाहती। रमन कमरे में दूध का गिलास लेकर आता है और पल्लवी को होश में देखकर खुशी से पागल हो जाता है। पल्लवी, तुम ठीक हो? डॉक्टर कह रहे थे कि अगर मां वो लेप नहीं लगाती तो आज अनर्थ हो जाता। शहर के बड़े इंजेक्शन फेल हो गए, पर मां के उन देसी नुस्खों ने चमत्कार कर दिया। पल्लवी की आंखों से आंसू की एक मोटी धार निकलकर उसके कान तक बह जाती है। उसे अपनी कही हर एक बात याद आती है। अनपढ़, गवार, नौकरानी, अछूत। उसे याद आता है कि कैसे उसने इस ममतामयी मां को स्टोर रूम के अंधेरे में धकेल दिया था। पल्लवी लड़खड़ाती हुई आवाज में, रमन, मुझे नीचे उतारो, मुझे मां के चरणों में जाना है। मेरी ये महंगी डिग्रियां आज मुझे जमीन पर रेंगने से भी नहीं बचा पाईं, पर मां की उस अनपढ़ अक्ल ने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। पल्लवी बिस्तर से नीचे उतरती है और सुमित्रा के पैरों को अपने हाथों से थाम लेती है। सुमित्रा की नींद अचानक खुल जाती है और वो घबरा कर उठ बैठती है। सुमित्रा हड़बड़ाकर, क्या हुआ बहू, फिर से दर्द हो रहा है क्या? रमन, जल्दी डॉक्टर को बुला। पल्लवी सुमित्रा के पैरों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं मां, अब कोई दर्द नहीं है। दर्द तो मेरे अहंकार में था, जिसे आपने अपनी ममता से धो दिया। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं। मैंने आपको नौकरानी समझा, पर आप तो साक्षात अन्नपूर्णा और रक्षक निकली। सुमित्रा पल्लवी को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और उसके सिर को चूमती है। पगली, मां कभी बच्चों का बुरा नहीं मानती। तू पढ़ लिख गई, ऊंचे पद पर पहुंच गई, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। बस एक बात याद रखना बेटी, ज्ञान किताबों से मिलता है, पर जान और संस्कार अपनों के आंचल से मिलते हैं। रमन अपनी मां और पत्नी को गले मिलते देख अपनी आंखें पोंछता है, लेकिन तभी गांव के बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगती है। गांव के लोग हाथों में लाठियां और मशाले लेकर चिल्ला रहे हैं। रमन बाहर जाकर देखता है तो पूरा गांव डरा हुआ है।
सरपंच चिल्लाते हुए कहता है, रमन, अपनी बहू को घर के अंदर छुपा लो। शहर से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। वे कह रहे हैं कि पल्लवी की वजह से पूरे गांव में महामारी फैल सकती है और वे उसे जबरदस्ती ले जाने आए हैं। क्या सुमित्रा अपनी बहू को इस नई मुसीबत से बचा पाएगी? गांव के मुख्य द्वार पर जीपों का काफिला रुकता है। शहर से आए स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिस बल गांव वालों को पीछे हटा रहे हैं। रमन बदहवास होकर आंगन में खड़ा है, जबकि पल्लवी खिड़की से ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर खौफ फिर से लौट आया है। सरपंच चिल्लाते हुए, रमन, ये लोग कह रहे हैं कि पल्लवी को जो बीमारी हुई है वो छुआछूत की है। ये इसे जबरदस्ती शहर के आइसोलेशन वार्ड में ले जाना चाहते हैं। पूरे गांव को सील करने की बात हो रही है। मुख्य डॉक्टर आगे बढ़ते हुए, रमन जी, हमें सहयोग कीजिए। पल्लवी जी की हालत गंभीर है और उनके पास जो वायरस है वो पूरे गांव को खत्म कर सकता है। हमें उन्हें ले जाना ही होगा। तभी सुमित्रा अपने सिर पर पल्लू ठीक करते हुए और हाथ में वही तांबे का लोटा लिए शेरनी की तरह बाहर आती है। सुमित्रा गरजती हुई आवाज में, रुक जाओ साहब, कदम आगे मत बढ़ाना। मेरी बहू अब स्वस्थ है, उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। जिस जहर का इलाज आप शहर में नहीं ढूंढ पाए, उसे इस अनपढ़ मां ने गांव की मिट्टी से खत्म कर दिया है। मुख्य डॉक्टर उपहास के साथ, अम्मा जी, ये कोई मामूली जुकाम नहीं है। आप अनपढ़ हैं, आप मेडिकल साइंस नहीं समझती। जिद छोड़िए, वरना हमें बल का प्रयोग करना होगा। पल्लवी अचानक कमरे से बाहर निकलती है। उसकी चाल में अब वो शहर वाला घमंड नहीं, बल्कि एक नई गरिमा है। वो सुमित्रा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। पल्लवी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, डॉक्टर साहब, मैं एक शिक्षित महिला हूं और जानती हूं कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि कल रात मेरी सांसें रुक गई थीं और आपकी मशीनें फेल हो गई थीं। अगर मेरी मां का ये देसी ज्ञान काम नहीं करता तो मैं अब तक मर चुकी होती। स्वास्थ्य अधिकारी चौंकते हुए, क्या आपकी हालत कल रात इतनी खराब थी? फिर आप अभी अपने पैरों पर कैसे खड़ी हैं? सुमित्रा आगे बढ़कर लोटे में रखा अर्क डॉक्टर को दिखाती है। ये देखिए साहब, ये नीम की छाल, गिलोय और कुछ जंगली औषधियों का मिश्रण है। मैंने इसका लेप लगाया और धूनी दी। आप अपनी मशीनों से जांच कर लीजिए। मेरी बहू के शरीर में अब रत्ती भर भी जहर नहीं बचा है। डॉक्टर संशय के साथ पल्लवी की जांच करते हैं। वे उसका पल्स, ऑक्सीजन और गला चेक करते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुख्य डॉक्टर हक्के बक्के होकर, ये नामुमकिन है। कल की रिपोर्ट के हिसाब से इन्हें आईसीयू में होना चाहिए था, पर यह तो पूरी तरह ठीक है। अम्मा जी, आपने ये कैसे किया? ये तो चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। सुमित्रा मुस्कुराते हुए, साहब, जो किताबों में नहीं मिलता वो इस मिट्टी के तजुर्बे में मिलता है। मेरी बहू ने शहर से डिग्रियां लीं, पर मैंने इस धरती से तालीम ली है। आज मेरी शिक्षा ने इसकी जान बचाई और इसकी शिक्षा अब इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएगी। गांव वाले सुमित्रा के जयकारे लगाने लगते हैं। रमन अपनी मां के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। पल्लवी उसी समय अपनी महंगी सोने की मेडल वाली डिग्री लाकर सुमित्रा के पैरों में रख देती है। पल्लवी आंखों में आंसू लिए, मां, आज से मेरी असली पढ़ाई आपके चरणों में शुरू होगी। मैं अपनी इस डिग्री का इस्तेमाल करके आपका ये ज्ञान पूरी दुनिया को सिखाऊंगी। मैं गांव में एक ऐसा केंद्र बनाऊंगी जहां आपकी ममता और मेरा विज्ञान मिलकर लोगों की जान बचाएंगे। रमन अपनी मां और पत्नी के कंधे पर हाथ रखता है। मां, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मां की अहमियत भूल गया था। अब इस घर में हुक्म नहीं, सिर्फ आपका प्यार चलेगा। सुमित्रा अपनी बहू को गले लगा लेती है। घर का वो अंधेरा स्टोर रूम अब फिर से कबाड़ से भर जाता है, क्योंकि सुमित्रा अब घर के सबसे मुख्य कमरे में सबकी पलकों पर बैठती है। पल्लवी अब रोज सुबह सुमित्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और पूरा गांव उसे शिक्षित बहू नहीं, बल्कि संस्कारी बहू के नाम से जानने लगता है। सीख, अहंकार रिश्तों का अंत है। घमंड इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे उसे अपनी सगी मां में भी नौकरानी दिखने लगती है। लेकिन याद रहे, जब कुदरत हिसाब करती है, तब केवल वही ममता और दुआएं काम आती हैं जिन्हें हमने कभी तुच्छ समझा था। डिग्री से बड़ा संस्कार होता है, मां से बड़ा कोई नहीं। बात दिल को लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।